हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली आपके डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से आपका ऐसा डीपीएसपी है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपकी कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रग्स हैं उन पर प्रोहिबिशन लगाना, थर्ड में कह रहे हैं कि इक्वल जस्टिस प्रमोट करना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर को और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और फोर्थ में कह रहे हैं कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना। तो ये आपकी 4 डीपीएसपी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो ये आपका गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। तो जनरली जब हम इस तरीके की क्लासिफिकेशन करते हैं डीपीएसपीज की, एक आती है आपकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के आधार पर जो डीपीएसपी आपके बनाए गए, या हम कह सकते हैं कि गांधीयन आइडियोलॉजी के आधार पर कुछ बनाए गए। तो जो बाकी के 3 हैं आपके यहाँ पर, तो वो आपके गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पूछी थी आपसे। तो बेसिक से अगर कुछ बातें कर लें कि आपके ऐसे कुछ डीपीएसपी हैं जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर हैं, कि बेसिकली जो उस दौरान जिस तरीके की थॉट प्रोसेस गांधी जी द्वारा चलाई गई, जिस तरीके का उन्होंने वहां पर नेशनल मूवमेंट में अपना चीज़ें बताई कि किस तरीके से सोसाइटी को रहना चाहिए, कैसे वहां पर सोसाइटी होनी चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर, उन्हीं के आइडियाज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक है जी। तो बेसिकली कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं? पहली बात तो आपके विलेज पंचायत के बारे में जो बात की, ऑर्गेनाइज करना है, 40 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 40 में। फिर आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए कहा गया 43 में। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B में बात की गई उसके बारे में। फिर आपकी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, SC ST या जो भी आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें वहाँ पर प्रमोट करना, वो आपके 46 में मेंशन किया गया है। उसके अलावा जो आपके जो कंजम्पशन है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स की, उस पर प्रोहिबिशन लगाना 47 में मेंशन है। और फिर आपकी जो प्रोहिबिशन ऑन द स्लॉटर ऑफ द काव्स, तो ये सभी चीज़ें आपकी 48 में मेंशन है। तो ये आपके 6 ऐसे डीपीएसपीज हैं जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सब चीज़ों के बारे में पता होना। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां बात आ रही है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दी गई है यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट है, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो सिटीजन्स को गाइड कर सकें। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, वो इंस्पायर हुई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल USSR, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। थर्ड में कह रहे हैं कि कोई लीगल सैंक्शन आपकी प्रोवाइड नहीं की गई है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो जो हमारे कर्ता धर्ता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार किया, तो उस दौरान उन्हें इतनी जरूरत नहीं फील हुई कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाए, तो इसीलिए आपकी ये बाद में ऐड की गई थी। उसके अलावा जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंस्पायर हुई हैं, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, रशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से, और अभी तक किसी प्रकार की लीगल सैंक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारे फेमस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें ज़रूरत नहीं लगी कि हम फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स की वहाँ पर ऐड करना जरूरी है, बट बाद में जब आपके बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे डीपीएसपी दिए गए हैं, जो कि स्टेट जिस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करेगा, जिस तरीके से वहाँ पर कंडक्ट करेगा अपने ऑपरेशंस, तो वैसे ही वहाँ पर बात रखी गई कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बाद में 1976 में ऐड की गई। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात क्या रखी गई, क्यों इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा भारत का संविधान उन सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी के एक्सचेंज में कि जो उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो वहां पर जरूर परफॉर्म करें। ठीक है जी। तो बेसिक सा आइडिया इसके पीछे यही था, फंडामेंटल ड्यूटीज को वहां पर ऐड करने का। ठीक है जी। तो उसी के चलते अभी तक कोई ऐसी तरीके की लीगल सैंक्शन नहीं आपकी जो कि वहाँ पर रखी गई हो कि अगर कोई व्यक्ति वायलेट कर रहा हो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या उसे परफॉर्म नहीं कर रहा हो। ठीक है जी। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डीपीएसपीज। ठीक है जी, तो डीपीएसपीज जब आपके ऐड किया गया, किसी तरीके से उनमें कोई भी ऑल्ट्रेशन की गई, उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर पहले में कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि वो ऐड किया गया हमारे संविधान में बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सेकंड में कह रहे हैं जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, उसके चलते जो प्रोविजन ऐड किया गया ऑफ सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड में कह रहे हैं कि जो हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट है उसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर द आर्टिकल 21A। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए कौन सी इसमें से करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस तरीके की जो फैक्चुअल काफी डेटा रहता है, थोड़ा हम कह सकते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन लग रहा होगा कुछ एस्पिरेंट्स को, बट कुछ नहीं है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 था, उसके चलते क्या क्या चेंजेस आए हमारे डीपीएसपी में। पहली बात आर्टिकल 48A की बात की गई कि उसमें मेंशन किया गया कि प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है एनवायरमेंट को, और जो आपकी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसे सेफ गार्ड करना है। उसके बाद आर्टिकल 39A में बात की गई प्रमोट करनी है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। उसके बाद क्या रखा गया, 39 में बात की गई कि सिक्योर करनी है अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर बात आई 43A में, जिसके चलते कहा गया कि जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन है उसे सिक्योर करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की गई। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसमें आर्टिकल 38 की बात की गई कि उसके चलते जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम स्टेटस या फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज में, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है स्टेट ने। उसके बाद क्या रखा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट था जो आपका 2002 का, ठीक है जी, ना कि 97th। उसके तहत यहां पर बात रखी गई कि जो आपका आर्टिकल 45 है जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 है, उसके चलते आर्टिकल 43B की एडिशन की गई, जिसके चलते कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई, उसकी एस्टैब्लिशमेंट करनी है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। तो ये सभी आपकी डीपीएसपीज हैं जो कि बाद में ऐड की गई थी। ठीक है जी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना क्या है इनमें से कौन सी आपकी कैसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कन्फाइंड है टू द सिटीजंस ओनली और वो फॉरेनर्स तक एक्सटेंडेड नहीं है। सेकंड में कह रहे हैं जो डीपीएसपीज हैं बेसिकली उसके चलते ऑपोजिशन के पास एक एक्सरसाइज रहती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है जी, अपना कंट्रोल दिखा सकते हैं ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड में क्या कह रहे हैं कि जो आपका आर्टिकल 31C है जो कि ऐड किया गया था बाय द 25th अमेंडमेंट एक्ट विच सीक्स टू इंप्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं आर्टिकल 39B और C में, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया इन द केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। ठीक है जी। या फिर इनमें से कोई भी आपकी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट नहीं है, तो आपकी डी ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड की। पहली बात तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स तक एक्सटेंडेड हैं, बट जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस तक ही सीमित हैं। उसके बाद जो आपके डीपीएसपी हैं, अब डीपीएसपी क्या है बेसिकली कि स्टेट किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करेगा। तो ऑपोजिशन के पास एक यहां पर हम कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तरीके से यहां पर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करने का एक मौका रहता है कि अगर सरकार किसी भी तरीके का कोई फंक्शनिंग कर रही है जिसमें उनके जो डीपीएसपी मेंशन किए गए हैं उसे वायलेट कर रहे हैं, तो वहां पर ऑपोजिशन उन्हें उस चीज पर पॉइंट आउट कर सकती है कि देखिए भाई साहब ये आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको इन डीपीएसपी के आधार पर ही वहां पर परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी उस तरीके से भी। उसके अलावा जो आपकी ये टसल है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में, बहुत लंबी टसल है, थोड़ा बहुत हम इसे अब यहां पर एक बार रिकैप कर लेंगे। सबसे पहले बात आता है आपका गोलकनाथ के, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे डीपीएसपी से। ठीक है जी। तो बेसिकली 1976 का आपका केस है। तो उसके बाद क्या किया सरकार ने, पार्लियामेंट में क्या हुआ, 1971 में आपकी 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक नया आर्टिकल वहां पर ऐड किया गया 31C। अब आर्टिकल 31C ने क्या कहा कि बेसिकली अगर कोई भी लॉ
लॉ यहाँ पर लगाया जाता है जो कि इंप्लीमेंट करेगा सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि स्पेसिफाइड है आर्टिकल 39B और C में, तो उस लॉ को वहां पर वॉइड करार नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, कि अगर वो आर्टिकल 14 और 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो वहां पर वायलेट भी हो रहे हैं, तब भी आपका वो लॉ वहां पर माना जाएगा, अगर वो जो आपके लॉ है वो पर्टिकुलरली इन दो इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बेसिकली स्पेसिफाइड है। ठीक है जी। सेकंड बात क्या रखी गई वहां पर, सेकंड प्रोविजन क्या था 31C का, कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि यहाँ पर उसे कहीं पर भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अगर इस तरीके का कोई भी लॉ वहां पर लागू किया जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर दोबारा से अब आपके डीपीएसपी को ज्यादा हम कह सकते हैं पलड़ा भारी हो गया, फंडामेंटल राइट्स का कम रह गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, जिसके तहत क्या रखा गया कि जो ये आपका 31C आर्टिकल जो नया ऐड किया गया है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कि इसका जो सेकंड प्रोविजन है जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू वहां पर खारिज कर दिया गया कि ये तो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियल रिव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और एक तरीके से बैकबोन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, चेक्स एंड बैलेंसेस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही। तो आपका जो सेकंड प्रोविजन था यहां पर हटा दिया गया केशवानंद भारती केस के तहत। फिर उसके बाद क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई, उसके चलते अब जो इसका स्कोप है 31C के पहला प्रोविजन जो था जिसके तहत रखा गया था कि कोई भी लॉ आपके इन दो आर्टिकल से रिलेटेड है तो वो वहां पर आपका लागू किया जाएगा। अब सरकार ने या पार्लियामेंट ने यहां पर क्या किया, इसका स्कोप एक्सटेंड कर दिया कि वो आपके आर्टिकल 39B और C तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर डीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी आपका लॉ निकाला जाता है, चाहे वो वहां पर फंडामेंटल राइट्स आपके 14 और 19 के वायलेट हो रहे हो, तो वहां पर बेसिकली वो लॉ लागू किया ही जाएगा। ठीक है जी, ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। अब दोबारा से इस पर क्या हुआ, फिर आ गया मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, जिसके चलते ये जो स्कोप एक्सटेंड किया गया था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड करार कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये आपकी थोड़ी सी टसल है, ये थोड़ी सी टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो दोनों के बीच का बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का वो कैसे रहा है। ठीक है जी, और अभी के हिसाब से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जनरली एंजॉय करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट स्टिल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हमेशा उसे ही प्रेफरेंस दी जाएगी। जहां भी जरूरत लगेगी, लगेगा कि डीपीएसपीज आपके इंपॉर्टेंट हैं, बट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वहां पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो वहां पर वायलेट नहीं होना चाहिए, तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करेंगे सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, बेसिक सा एक तरीके से माइंड मैप है जो कि आप अपने नोट्स में भी कंपाइल कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जहां पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसकी स्थापना की गई टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976। ठीक है जी, पहले में कह रहे हैं रफीक जकारिया कमेटी, सेकंड में कह रहे हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, थर्ड में कह रहे हैं एपी जैन कमेटी, और फोर्थ में कह रहे हैं वर्मा कमेटी। तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर इजी नेचर का है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की गई थी 1976 में, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सके अपनी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो बेसिकली 1976 में जैसे कि आपको पता ही है 75 to 77 आपका यहाँ पर इंटरनल इमरजेंसी का जो दौरान रहा है, तो उसी दौरान लगा कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स के लिए भी। तभी आपकी कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की वहां पर स्थापना की ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सकें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या रखा कि एक सेपरेट चैप्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी आपका 4A पार्ट वहां पर ऐड किया गया। और साथ के साथ यहां पर बताया गया कि अगर उन्हें सिटीजन्स को राइट्स एंजॉय करने हैं तो उन्हें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसके चलते आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहां पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वहां ऐड की गई। ठीक है, एक आपकी बाद में ऐड की गई थी, बताइए कौन से ईयर में और कौन से एक्ट के तहत वहां पर ऐड की गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है जी, तो यही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। इंपॉर्टेंट है ऐसे आपके कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस, ताकि जो आपके बेसिक्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो आपके कवर्ड रहें, कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर आए आप एक अच्छा अटेम्प्ट तो जरूर दे सकें। और आगे बढ़ते हुए भी जैसे हम थीम बाय थीम यहाँ पर कवर कर रहे हैं हर एक सेगमेंट को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को, तो आगे बढ़ते हुए जो 2022 का हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट है वो हम डेफिनेटली यहाँ पर अचीव करेंगे, बल्कि 1000 प्लस ही रहेगा। ठीक है जी, तो कल का अब हमारा टॉपिक क्या है, इकोनॉमी का है। तो उससे रिलेटेड हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।